हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। हम लोग आज बात करेंगे कि कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं और इनका कलर कोडिंग कैसे होता है। और इस लेक्चर में हमने एक सवाल भी डिस्कस करेंगे जो पिछला लेक्चर में हमने होमवर्क दिया हुआ था, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो ऐसा है कि कॉमर्शियली व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तरह के मेजर रजिस्टर्स होते हैं। दो तरह के मेजर रजिस्टर्स होते हैं। पहला जो होता है वायर बाउंड रजिस्टर्स जो कि एलवाइज का बने होते हैं। क्लियर है क्या? मेड अप ऑफ एलवाइज। और दूसरा होता है कार्बन रजिस्टर्स। ऑब्वियसली कार्बन रजिस्टर्स कार्बन के ही बने होंगे है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो जो फर्स्ट है अपने पास एलवाइज के बने हुए रजिस्टर्स, दैट इज वायर बाउंड रजिस्टर्स। वायर बाउंड रजिस्टर्स इनका खास बात क्या है? इनका खास बात है, सबसे पहला पॉइंट में मैं बात करूं तो हाई रेजिस्टेंस होता है, जो हमें ज़रूरी भी है। इनके रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं? हाई होते हैं। दूसरा इनका खास बात है कि ये टेम्परेचर के नियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। रजिस्टर्स जो है रेजिस्टेंसेस इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो ये नियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। बात समझ में आया? अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फ़र्क आए तो इनके रेजिस्टेंस का फ़र्क पता नहीं चलेगा, है ना। वी कैन नॉट मेजर दैट। बात समझ में आया क्या? ये एक फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा, इनके भाई रेजिस्टेंसेस हाई होते क्यों हैं? क्योंकि ये एलवाइज का बने होते हैं, मेड अप ऑफ एलवाइज। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, हम लोग वायर बाउंड रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। बट हमें एक बात अच्छे से पता है कि भाई हमारे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो चुके हैं जिनमें जगह बहुत कम होता है और हमें रजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इनके दो ड्रॉबैक्स निकले, दो लिमिटेशंस निकला। पहला लिमिटेशन क्या निकला? दे कैन नॉट प्रोवाइड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। दे कैन नॉट प्रोवाइड ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। देखो एलवाइज जो है हाई रेजिस्टेंस देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देते। मेरा मतलब ये नहीं कि दे ही नहीं सकते, दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा वायर लग जाएगा, है ना। ऐसे आप लपेटते रहो, लपेट लपेट के रेजिस्टेंस बनाते रहो तो बहुत ज़्यादा लंबा वायर लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वायर। बिकॉज ये एलवाइज के बने हुए हैं और एलवाइज में आप कितना भी लिखोगे तो आर इज इक्वल टू क्या इस्तेमाल करोगे? रो एल अपॉन एरिया, ठीक है। तो इनकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? बात समझ में आया क्या? तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये दे कैन नॉट प्रोवाइड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो ये एक्सपेंसिव भी पड़ सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि ये एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, आपको एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? अगर आपके मन में चल रहा है कि सर एलवाइज के बारे में कुछ बता दो, कौन कौन सा एलवाइज होता है, तो आप समझ लो मैंगनीन हो सकता है, आप समझ लो कॉन्स्टेंटन हो सकता है, नाइक्रोम हो सकता है, राइट। ये सब एलवाइज हो सकते हैं। तो इनके लिमिटेशन समझ में आए? लिमिटेशन समझ में आया क्या? ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस नहीं दे सकते हैं, और ये अगर बहुत ज़्यादा आप हाई रेजिस्टेंस पाओगे तो ये एक्सपेंसिव भी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका
ये बहुत लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किस में? साइज में। तो दिक्कत है इनके साथ। इस वजह से बच्चों वायर बाउंड रजिस्टर्स को हटा दिया गया और बाद में जो आया वो आया कार्बन रजिस्टर्स। बात क्लियर हुआ क्या? वायर बाउंड रजिस्टर्स को क्यों हटाया गया? 2-3 लिमिटेशंस के कारण। साइज बहुत बड़ा हो जा रहा था, अगर आप हाई रेजिस्टेंस चाहेंगे तो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा आपको, है ना। तो अभी क्या है, कार्बन रजिस्टर्स आए। अब कार्बन रजिस्टर्स का जो सबसे खास बात है, इट कैन प्रोवाइड, कैन क्या डायरेक्ट लिख देता हूँ, इट प्रोवाइड्स ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। इनका रेंज जो है बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओके, बट और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉट टू मच एक्सपेंसिव। ये आपके बजट में भी आ जाएगा, मस नहीं मच। टू मच क्या, ये एक्सपेंसिव है ही नहीं, आप ऐसा कह लो। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन क्या है बच्चों, कि इट इज वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, बहुत छोटे होते हैं। दे आर, जो कार्बन रजिस्टर्स हैं, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज। ये साइजेज में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप उस पर लिख ही नहीं सकते कितना ओम का है या क्या है। स्क्रीन पर नीचे फिगर आ रहा होगा आपको, है ना, कार्बन रजिस्टर्स का, तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई अब कैसे करा जाए, लिख तो सकते नहीं हैं। तो इन पर क्या कर दिया गया, कुछ कलर्स के सेट बना दिए गए। ठीक है, कुछ कलर्स के सेट बना दिए गए ऐसे। सपोज ये आपका कार्बन रजिस्टर है ना, तो इस पे 4 कलर के सेट बनाए गए। मान लो पहला कलर यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है क्या, थर्ड कलर यहाँ पर आ जाएगा एंड फोर्थ कलर यहाँ पर आ जाएगा। कलर के कुछ सेट बना दिए गए, कुछ बैंड बना दिए गए, जिससे उसका रजिस्टेंस पता किया जा सके। गॉट माई पॉइंट। अब इसमें 4 बैंड होते हैं नॉर्मली, जनरली कितने बैंड्स होते हैं, 4 बैंड्स। आप इन्हें कलर बैंड कहो या कलर रिंग कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे हैव कोएक्सियल set of 4 color bands। और आप रिंग भी कह सकते हैं इन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर बैंड्स कहिए या कलर रिंग्स कहिए। ठीक है क्या, 4 गो होते हैं। जनरली कभी कभी क्या होता है कि एक नहीं भी होता है, वो नहीं का भी अपना एक मतलब है कि अगर 3 ही कलर हो, एक कलर फोर्थ कलर नहीं हो तो क्या होता है, तो इसके बारे में समझेंगे। लेकिन आप समझोगे जो फर्स्ट 2 बैंड्स हैं ना, जो आपके फर्स्ट 2 बैंड्स हैं, ये पहला 2 बैंड सिग्निफिकेंट फिगर देते हैं, यानी कि नंबर्स देते हैं बच्चों, नंबर्स देते हैं। और आप इन्हें बोल सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ओम। ठीक है क्या, बात समझ में आया। और जो थर्ड बैंड है आपका, थर्ड बैंड, ये तीसरा बैंड मल्टीप्लायर देता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा मल्टीप्लायर क्या है।
फोर्थ बैंड गिव्स अस टॉलरेंस इन परसेंटेज। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस दैट मीन्स आप इसको समझ सकते हो वेरिएशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर्स। आप इसे समझ सकते हो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, जो परसेंटेज में देता है। ये वेरिएशन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। या तो उतना वेरिएशन प्लस हो जाएगा, ज़्यादा हो सकता है उतना परसेंट, या उतना परसेंट कम हो सकता है। इसके बारे में बात समझ में आया क्या? देखो आप समझो कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ये हाई रजिस्टेंसेज दे देते हैं बट इनकी साइजेज बहुत छोटी होती है। ठीक है, साइजेज छोटी होने की वजह से इस पर क्या होता है कि आपको ऐसा दिख जाएगा, 4 बैंड दिख जाएंगे। 4 बैंड में से जो फर्स्ट 2 बैंड है वो आपको नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर दे देगा, जो थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर दे देगा, और जो फोर्थ बैंड है इसका, ये जो फोर्थ बैंड है ये फोर्थ बैंड टॉलरेंस से दे देगा। गॉट माई पॉइंट? वेरिएशन जो इतना या तो कम हो सकता है या तो इतना ज़्यादा हो सकता है। अब आइए इसको रट लेते हैं, क्योंकि ये कलर तो सेम होते नहीं है, ये कलर तो अलग अलग होते हैं। कभी रेड होगा, कभी वॉयलेट होगा, कभी ब्लू होगा। तो किस कलर के लिए कौन सा नंबर सिग्निफाई किया गया है उसे हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं। तो याद रखने के लिए मतलब बहुत सारे नहीं है, लिमिटेड ही बनाए गए हैं, बट उन्हें याद रखना पड़ता है। तो आइए उसके लिए हमने एक लिस्ट बना रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, ये देखिए। ठीक है, जनरली जो कलर्स होते हैं वो आपका ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, रेड हो सकता है, ठीक है, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। हो सकता है कि उस पर कोई कलर ही ना हो। देखो ब्लैक के लिए जो नंबर दिया गया है वो 0 दिया गया है, और उसी तरह से आप वाइट तक आ सकते हो, 0 to 9 याद करना बहुत ईजी है। 0 से 9 तक आपको कंटिन्यू आना है। और बाकी उसके लिए जो मल्टीप्लायर्स दिए गए हैं यहाँ पर आप देखो, जो मल्टीप्लायर्स दिए गए हैं, 0 के लिए 10 के पावर 0, 1 के लिए आप देख लो 10 के पावर 1, 2 के लिए आप देख सकते हो 10 के पावर 2, 3 के लिए 10 के पावर 3, सिमिलरली 9 के लिए 10 के पावर 9। ठीक है क्या? बाकी ये जो 3 कलर्स है ना, ये 3 कलर्स स्पेशल है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ये 3 कलर चौथा बैंड पर होता है, फोर्थ बैंड पर होता है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, फोर्थ बैंड पर होता है। इसमें या तो गोल्ड हो सकता है या सिल्वर हो सकता है या कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो गोल्ड हुआ तो वेरिएशन ±5% का आएगा। अगर मान लो सिल्वर हुआ तो वेरिएशन ±10% का आएगा। और अगर मान लो कोई कलर ही नहीं रहा तो वेरिएशन ±20% का आएगा। क्लियर है क्या? अब इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो आपको इतना ज़्यादा दिख रहा है इसे हम याद करने का भी तरीका बता देंगे। ओके, आ जाओ कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं और यहाँ पर आपको आंसर देना है। जैसे मान लो अपने पास एक कार्बन रजिस्टर है जिसमें 4 बैंड बनाए गए हैं। पहला बैंड ऑरेंज है, दूसरा जो बैंड है वो ब्लू कलर का है, थर्ड रिंग जो है येलो कलर का है, और फोर्थ रिंग है गोल्ड कलर का। तो बताना है कि इसका रजिस्टेंस कितना होगा, इसका रजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पहले ऑरेंज, ब्लू और येलो, ये 3 है अपने पास। तो देखो भाई ऑरेंज कितने नंबर पे आता है? ऑरेंज तीसरे नंबर पे है, ये यहाँ पर आप देख लो। तो पहला के लिए आप लिख दो यहाँ पर 3। ठीक है, ओके। फिर ऑरेंज के बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने? ब्लू दिया हुआ है। अब ब्लू देख लो कितने नंबर पर है। ये ब्लू जो है आपका ओके 6 नंबर पर है। ये देखो आप, ब्लू इज ऑन 6। ठीक है क्या? तो आप यहाँ पर 6 लिख दो, तो ये हो गया 36। क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें पता है कि जो पहला 2 बैंड है वो नंबर देगा, नंबर। तो इसमें हम नंबर में देखेंगे, नंबर में ऑरेंज के लिए 3 और ब्लू के लिए 6। ये देखो ये नंबर है। ठीक है क्या? फिर इसके बाद हमारे पास कलर है येलो। येलो के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लायर में देखेंगे, बिकॉज ये थर्ड बैंड है एंड थर्ड बैंड गिव्स अस द मल्टीप्लायर। तो येलो किसके सामने आ रहा है? ये देखो येलो आ रहा है 4 पर, यानी कि 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका
मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 ओम। फिर वेरिएशन कितना आ सकता है, गोल्ड कलर दिया हुआ है इन्होंने, तो गोल्ड कलर के लिए ±5%, एंड दिस इज आवर आंसर। 36 इंटू 10 टू द पावर 4 ±5%। क्लियर हुआ क्या? आ जाओ एक और ट्राई करते हैं। रेड 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 एंड सिल्वर ये तो आसान हो गया है ना। तो आप देखो पहला जो 2 बैंड आएगा ये नंबर देगा, ठीक है, जो थर्ड बैंड आएगा ये मल्टीप्लायर देगा, और जो फोर्थ बैंड आएगा वो टॉलरेंस देगा। क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं भाई कहाँ पर है ये। आ जाओ, रेड सेकंड नंबर पर है बेसिकली, रेड इज ऑन सेकंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2, और ये भी 2 ही होगा, इनटू 10 के पावर भी 2 हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लायर याद करना बहुत ईजी है, इतना ओम आ जाएगा। और इसके साथ इन्होंने सिल्वर दे रखा है, सिल्वर के लिए बोला गया ±10%, तो आप यहाँ पर ±10% लगा दो। क्लियर है क्या? ओके। अब इसके बाद आप देखो थर्ड, ये आप एक काम करो, आप इसे होमवर्क में लिख लो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर डालना, ठीक है क्या? मैं इसे चेक करूँगा और देखता हूँ कौन पहले आंसर देता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का? ओके। हाँ भाई, तो आ जाओ अब इन दिए हुए कलर्स को याद करने का तरीका देख लेते हैं ना, इन्हें याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। कैसे याद किया जाएगा इन सबको? तो आप याद कर सकते हो एक फ्रेज, एक सेंटेंस के साथ, दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है क्या? इसमें जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनका मीनिंग है, जैसे पहला इस बी का मतलब हो गया ब्लैक, इस बी का मतलब हुआ ब्राउन, ठीक है, इस आर का मतलब रेड, ओ बोले तो ऑरेंज, ठीक है, वाई फॉर येलो। अब इस ऑफ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ओ है वो स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इस जी का मतलब आएगा, ग्रेट में सिर्फ जी का मतलब आएगा, और जी बोले तो ग्रीन, और इस बी बोले तो यहाँ पर ब्लू आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हैज का कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस सेंटेंस पूरा करने के लिए लिखा गया है। और वी का मतलब है, वी बोले तो वॉयलेट, एंड फिर यहाँ से जो जी आया, इस जी का मतलब है, मीनिंग है, जी बोले तो ग्रीन, सॉरी जी बोले तो लास्ट वाला जी है ना, ग्रे, यहाँ पर ग्रे आ जाएगा यहाँ पर, और डब्लू बोले तो वाइट कलर। बाकी की ये 3 आप अपने से याद रख सकते हो, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। ठीक है क्या? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब हम लोग आते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में एक होमवर्क दिया हुआ था उस सवाल की तरफ। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में होमवर्क क्या था अपना? क्वेश्चन था कि मान लो आपके पास 2 ऐसे वायर्स हैं, ठीक है, उनका लेंथ इक्वल है, उनके क्रॉस सेक्शन एरियाज इक्वल हैं, लेकिन इनका जो रजिस्टिविटी है, फर्स्ट का ρ1 है और कोइफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कोइफिशिएंट α1 है, सेकेंड का रजिस्टिविटी ρ2 है और टेम्परेचर कोइफिशिएंट α2 है। और बोला गया था कि इफ़ दियर रेजिस्टेंसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, है ना, R जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 ρ2 α2। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आप इसके इनिशियल रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? ρ नोट इज इक्वल टू, देखो ρ नोट इज इक्वल टू लिख दोगे पहला का रो, दैट मीन्स R नोट नहीं, ρ नोट, सॉरी, ρ नोट जो होगा इन दोनों का ऐसा आएगा, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हो ρ1 प्लस ρ2। सही है, ρ नोट इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2। अच्छा, ρt क्या लिख सकते हो आप? फाइनल, मान लो कुछ टेम्परेचर बढ़ जाए
है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या लिखोगे, तो आप टेम्परेचर बढ़ने के बाद लिखोगे ρ1T प्लस ρ2T। दैट मीन्स अब ρ1T इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इधर रोटी का फॉर्मूला लगा दोगे, वैल्यू जो भी है ρ0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू ρ1T इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T1 अल्फ़ा 1 डेल्टा T1 प्लस ρ2T इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा T2 और डेल्टा T1 में नहीं लगेगा ऐसा, ठीक है क्या, क्योंकि दोनों के लिए टेम्परेचर सेम रहने वाला है, तो ये ऐसे डेल्टा T और डेल्टा T ही रहेगा। क्लियर है। अब आपने देखो नाउ आपको ये बोला गया है कि द टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ RT इज इक्वल टू R0 और रो में चलना है ना, तो रोटी लिख लेते हैं, रोटी इज इक्वल टू ρ0। सही है। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ जो फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टिविटी होगा और जो इनिशियल रेजिस्टिविटी होगा दोनों सेम होगा। क्लियर है। तो आप यहाँ पर लिख लो, दैट मीन्स ρ1T इंटू ρ1T को आप सिर्फ ρ1 लिखोगे ना। एक चीज़ लग रहा है यहाँ पर मिस्टेक हुआ है कुछ। ओके, T नहीं रहेगा फॉर्मूले में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा T प्लस ρ2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा T इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, दोनों बराबर कर दिया गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, ρ1 प्लस ρ1 अल्फ़ा 1 डेल्टा T प्लस ρ2 प्लस ρ2 अल्फ़ा 2 डेल्टा T इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2। अब देखो ρ1 से ρ1 कट गया, ρ2 से ρ2 कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पर हमें मिला, आप डेल्टा T भी कॉमन ले सकते हो। सो डेल्टा T इंटू ρ1 अल्फ़ा 1 प्लस ρ2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, 0, कुछ नहीं है, तो आप डेल्टा T को इधर भेज दो। इसलिए आप लिख सकते हो ρ1 अल्फ़ा 1 प्लस ρ2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये रिलेशन है। तो ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत यूज होता है इसका लेबोरेटरी वगैरह में, या फिर आप डेली लाइफ में सोचो तो बहुत यूज है। क्यों यूज है, बिकॉज आप देख सकते हो इसका जो रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और दो चीज़ों का सम अगर 0 आया है इसका मतलब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में से कोई एक का नेगेटिव रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक कंडक्टर रहा होगा, तो कोई एक सेमी कंडक्टर रहा होगा, और आप कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के मिक्सअप से एक ऐसा रजिस्टर तैयार कर सकते हो जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट हो। गॉट माई पॉइंट, बात समझ में आया। आइदर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 इज नेगेटिव, कोई से एक को होना ही पड़ेगा, बिकॉज रजिस्टिविटी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है।